जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितने लोग रिलेशन वाले हैं उन लोगों का पेपर 10 मार्च को कराया जाएगा। और जितने लोग ओपन वाले हैं उन सभी लोगों को कल ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डालकर ये बात बता दिया गया कि अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन फरवरी के पहले सप्ताह से चालू हो जाएगा। मतलब अगले महीना में जैसे पहले सप्ताह से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को फौजी बनना है, फौज का वर्दी पहनना है तो लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे भाई। और अगर आप लोग पेपर पास कर जाओगे ना तो भाई आप लोग दौड़ भी मार दोगे, क्योंकि पहले जैसा हार्ड दौड़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को पहले पेपर पास करना है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बी.एन. राव। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है। अगर आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलोगे ना तो बस सुन सुनकर आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, याद नहीं होगा। अगर तीसरा बार सुन लोगे ना तो 100% आप लोग को याद हो जाएगा। और हमारे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं, मतलब हमारा कोई भी वीडियो आता है तो मैं देखा वो लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और जहाँ भी जाते हैं, अगर खेतों के तरफ जाते हैं, बागीचे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो हमेशा सुनते रहते हैं। ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, ठीक है ना। जिस तरह से भी याद होगा उस तरह से आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। लेकिन याद कर लेना है, जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा याद कर लेना है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में टपक सकता है, तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। जब बार बार देखोगे तो याद हो ही जाएगा। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में नहीं होगा, 5वां बार में तो एकदम 100% याद हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ये इंडियन आर्मी का बड़ा फेवरेट प्रश्न है और बहुत पहले से पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगर पूछ देगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की
सबसे बड़ी जनजाति है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गौड़, मीणा और थाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गौड़ हो जाएगा, ठीक है ना। गौड़ इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेगास्थनीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। तो मेगास्थनीज कैसे होगा? ये तो होगा ही नहीं। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य भी नहीं हो सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी और अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। और ये जो है पद्मावत पुस्तक के लेखक ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एटलस एटलस यहाँ पर लिखा गया है, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है ना। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। जहां भी ये प्रश्न आ जाएगा ना, तो इस प्रश्न को आप लोग को टपका देना है, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। देखो, जब एक बार सुने रहोगे ना कि हाँ एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, एटलस पर्वतमाला तो अफ्रीका महाद्वीप में है, एक बार सुने रहोगे ना तो फिर गलती नहीं होगा। जब एक भी बार सुने ही नहीं रहोगे ना तो गलती होना ही है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है। और ये करंट अफेयर्स का एकदम नया प्रश्न है, तो इसको आप लोगों को एकदम याद कर ही लेना है। अभी वीडियो को रोको, ठीक है ना। अभी वीडियो को रोको और इसको ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। लिखा गया है कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने, अरे भाई वीडियो को रोक नहीं देना, वीडियो को रोक देखो तो कैसे मेरे बातों को सुनोगे। वीडियो को चालू रहने दो, ठीक है ना, पूरा बात सुन लेना, उसके बाद से वीडियो को रोक के समझना। आपका है कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह, मिताली राज, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह इज राइट आंसर, ठीक है ना। दिव्य कीर्ति सिंह इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये करंट का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन फिर से दोबारा मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाऊंगा और उस दिन भी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई मैं बताया था कि 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और देखो आज पूछ लिया गया। तो उस दिन हमें अपने आप पर बड़ा गर्व होगा। हम सोचेंगे यार हम तो इस प्रश्न को बताए थे आप लोग को याद करने के लिए। अब जो लोग याद करेंगे तो वो लोग सही, मतलब उन लोग का तो सही होगा, और जो लोग नहीं याद करेंगे तो उन लोग का सही होने वाला नहीं है। तो उससे बढ़िया यादें कर लो कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 भारत और किस देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास युद्धाभ्यास वाला प्रश्न है, ठीक है ना। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, फ्रांस, उपयुक्त दोनों और रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। यूएई और फ्रांस दोनों हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए कि आज़ादी के बाद का पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
जैसे आज़ादी के पहले का नहीं, आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1950, 1951, 1952 और 1953 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा, ठीक है ना। 1951 इज राइट आंसर। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 को हुई थी, ठीक है ना। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 को हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? देखो, दो जनगणना से रिलेटेड मैं दो प्रश्न इसलिए लिया हूँ क्योंकि बार बार अगले बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा था, इसलिए मैं लिया हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। या तो आप जवान बनोगे या तो आप किसान बनोगे, तो ये तो पता होना ही चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री इज राइट आंसर। और भगत सिंह कौन सा नारा दिए थे? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। भगत सिंह कौन सा नारा दिए थे? आप सभी लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। रोज आप लोग बोलते हो, तो आज आप लोग कमेंट करके बताओ कि भगत सिंह किसका नारा दिए थे। जब मैं कोई बात बोलता हूँ कि भाई कमेंट करके बताना ही बताना है, तो बस कुछ ही लोग उस पर गौर करते हैं। वीडियो तो 2-3 हजार लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट कितने लोग करते हैं? 100 से 150 लोग कमेंट करते हैं, कभी कभी तो 50 लोग कमेंट करते हैं। देखो, जो लोग कमेंट करते हैं ना, ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन जिस टाइम वो लोग कमेंट करते हैं ना, उस टाइम उस प्रश्न पर वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और शायद उसी ध्यान देने से वो प्रश्न उनके दिमाग में फिट भी हो जाता है। तो एगो फटाक से कमेंट कर दो, ठीक है ना। भगत सिंह किसका नारा, कौन सा नारा दिए थे? और मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने, ठीक है ना। मंगल पांडे कौन सा नारा दिए थे? मारो फिरंगी को। और दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिए थे? ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे? दिल्ली चलो, ठीक है ना। सबसे खतरनाक वाला नारा मंगल पांडे, मारो फिरंगी को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? अभी अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं उन लोगों को पता होगा, जो लोग काफ़ी दूर से हैं तो उन लोगों को भी पता होगा ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। शायद अग्निवीर के पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या मंदिर किस राज्य में है, ठीक है ना। शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या मंदिर शायद नहीं, पूछा ही जा सकता है, आप लोग देख लेना। तो जो लोग दूसरे राज्य से हैं ना, जैसे तमिलनाडु, मतलब दूसरे राज्य से हैं, असम, तो वो लोग पता होना चाहिए कि अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरीमाला मंदिर तो अपने केरल में है, केरल इज राइट आंसर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में है, केरल इज राइट आंसर। केरल की राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। केरल की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताना। अर्जुन पुरस्कार 2023 किस क्रिकेटर ने जीता है? अर्जुन पुरस्कार 2023 किस क्रिकेटर ने जीता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, और नीचे आपका विराट कोहली और कुलदीप यादव दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शमी, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार 2023 है, किस क्रिकेटर ने जीता है? तो मोहम्मद शमी हो जाएगा। ये भी अग्निवीर जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे WMP हो, उसके पेपर में पूछे जाने का 110% चांस है, ठीक है ना।
ये नहीं सोचना कि मैं वैसे बोल रहा हूँ। अभी पेपर नहीं हुआ है, प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं देख चुका हूँ करंट से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिकेट विकेट से रिलेटेड आते हैं, मतलब खेल से रिलेटेड आते हैं। और ये तो करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा वाला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 किस क्रिकेटर ने जीता है, तो मोहम्मद शमी। ये तो पूछा ही जाएगा, तो मोहम्मद शमी को नहीं भूलना है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार 2023 किस क्रिकेटर ने जीता है, तो मोहम्मद शमी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो बड़ा पुराना प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। नॉर्वे को, ब्रिटेन को, जापान को और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है ना। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे भाई वीडियो को लाइक करने के लिए बोलना पड़ेगा। देखते हो 2000 लोग और लाइक करते हो 300 लोग, 400 लोग। अरे मेरे भाई लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक के लिए कहना पड़ेगा। पता है कितना बजे रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 11 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ और एडिटिंग करूँगा 12 बजे तक, और 1 बजे इस वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है ना। 1 बजे तक थंबनेल वंबनेल बनाऊँगा, उसके बाद से सुबह में 7 बजे का टाइम लगाकर अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग हो कि लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है, तो ये बोलना ना पड़े। वीडियो अपलोड जब हो जाए तो वीडियो देखने से पहले लाइक ठोक दिया करो, ठीक है ना। हमारे बहुत दोस्त ऐसे करते हैं, वीडियो देखने से पहले एक लाइक ठोक देता है, तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना। लाइक के लिए बोलना ना पड़े। आप लाइक करोगे तो आपको पैसा थोड़ी के मिलेगा, तो लाइक कर देना, ठीक है ना, अंगूठा दबा देना। आपका नेक्स्ट है कि मिस्र देश की राजधानी काहिरा किस नदी पर है। तो मिस्र देश की राजधानी काहिरा किस नदी पर है, सीन, नील, हडसन और टिग्रिस है। तो इसका राइट आंसर आपका नील हो जाएगा। नील इज राइट आंसर। मिस्र देश की राजधानी काहिरा किस नदी पर स्थित है। तो मिस्र देश की राजधानी काहिरा नील किस नदी पर स्थित है, नील नदी पर, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का आपका पहला प्रश्न है और यहाँ 16वां प्रश्न है कि रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था, मार्कोनी, गेरहार्ड, फार्मी और गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर मार्कोनी हो जाएगा। मार्कोनी इज राइट आंसर। रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तो मार्कोनी, ठीक है ना, मार्कोनी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। न्यूटन, जूल, वोल्ट और शक्ति। तो इसका राइट आंसर आपका वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट इज राइट आंसर। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, अणु शक्ति, डीजल, कोयला और पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा, ठीक है ना। पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपास के सुई सदैव दिशा दर्शाती है। जो एनसीसी कैडेट होंगे ना, तो उनको तो इसका आंसर बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीसी में कंपास बड़ा पढ़ाया जाता है, और मैं भी कंपास के बारे में बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है ना। कंपास के हिस्से पुर्जों का नाम पूरा का पूरा मैं याद कर लिया था। तो कंपास के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओगे ना, जब जंगल में जाओगे और जब आपको दिशा नहीं पता रहेगा ना, तो आपके पास एक कंपास रहेगा, और उस कंपास के माध्यम से आप लोग के मोबाइल में भी कंपास होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो जो कंपास रहेगा, उस कंपास के माध्यम से आप ये पता लगा लोगे कि आप किस दिशा में हो। कंपास के माध्यम से मतलब दिशा का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। तो कंपास का जो सुई होता है, जो कंपास होता है ना, उसमें एक सुई होता है, मतलब कंपास इस तरह गोल टाइप का होता है। हम लोग को एनसीसी में कंपास मिला भी था, ठीक है ना। मैं तो उसको अपने हाथ में ले लेकर खूब बढ़िया से देखा था, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार जब मिलता है कंपास वम्पास तो बहुत सारे लोग मतलब उसको बहुत बढ़िया से देखते हैं। तो मेरा भी वही काम था, और जितने लोग एनसीसी कैडेट होंगे वो सब लोग मतलब अच्छे से देखे होंगे। तो ये आर्मी का समझो एक दोस्त है, ठीक है ना, क्योंकि जंगल में मतलब यही
ही साथ रहता है, कंपास ही साथ रहता है। सभी फौजी लोग इसको लिए रहते हैं। तो कंपास के सुई सदैव दिशा दर्शाता है। कौन सा दिशा दर्शाता है? उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। कंपास का सुई सदैव उत्तर दिशा दर्शाता है। आप लोग अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। मोबाइल में आप लोग सर्च मारना कंपास, ठीक है ना। जब कंपास वहाँ पर आएगा और जब कंपास को सीधा करोगे ना तो कंपास का जो सुई होगा वो हमेशा इस तरह पूरा खड़ा रहेगा, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर। मैं आप लोग को रीजनिंग में बताया हूँ कि ये ऊपर वाला उत्तर दिशा है, नीचे वाला दक्षिण दिशा है, और इधर वाला पूरब दिशा है, और इधर वाला पश्चिम दिशा है, ठीक है ना। ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम है। तो कंपास की जो सुई होती है वो सदैव मतलब उत्तर की ओर रहती है, ठीक है ना, उत्तर दिशा दर्शाती है कंपास की सुई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा कण होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन और उपरोक्त सभी। तो अल्फा कण कैसे होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। अल्फा कण कैसे होते हैं? अल्फा कण धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व क्या हो जाता है? जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है। आपका नीचे दिया है घटता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका घटता है हो जाएगा, ठीक है ना। घटना इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व क्या होता है? जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व घटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस और निर्वात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है और लेटेस्ट में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो शायद 2024 में भी पूछ दिया जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो पेपर करा रही है ना, टीसीएस कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर करा रही है। और ये जो टीसीएस कंपनी है ना मेरे भाई, जो प्रश्न पूछती है पेपर में ना तो अगली बार वही प्रश्न पूछती है, जैसे उसी में थोड़ा बहुत घुमा फिरा देता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम निर्वात में होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता होगा ना तो उसको मैं क्या बताऊं, उसको मैं बताऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसका कमेंट आप लोगों को बताना है। एगो भगत सिंह वाला आप लोगों को बताना है और ये आप लोगों को एगो बताना है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगर नहीं बताओगे तो नहीं बताओगे तो फिर मैं आप लोगों को क्या कर सकता हूँ यार, मैं मार थोड़ी के सकता हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी दूर हूँ आप लोगों से। लेकिन बता देना, ठीक है ना, बताना है आप लोगों को। नहीं बताओगे तो आप अपने साथ ही धोखा करोगे। बताना है, लिखोगे तो जरूर कुछ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। और कमेंट भी पढ़ने जाओगे तो जो लोग दूसरे लोग लिखे रहेंगे उन लोगों के कमेंट को देखोगे तो भाई आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप कुछ नया नया हीरो है वो कमेंट करते हैं कि भगवान मेरा कमेंट कब वायरल होगा, मेरा कमेंट भी वायरल हो जाए। तो भाई कमेंट वायरल करके क्या करोगे यार? कमेंट वायरल करने से अच्छा है क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो वो मतलब बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरा कमेंट वायरल हो जाए, मेरे कमेंट को लाइक करो, तो भाई क्वेश्चन का आंसर दोगे ना तो सही रहेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन और संयोजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में उत्सर्जी होने वाली प्रोटीन है। मानव मूत्र में उत्सर्जी होने वाली प्रोटीन कौन सी है? क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मूत्र में उत्सर्जी होने वाली प्रोटीन कौन सी है? इसका राइट आंसर क्रिएटिनिन हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिएटिनिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ओहो यहाँ क्या आ गया, गणित आ गया का?
त्रिकोण आकार अस्थि है, त्रिकोण आकार अस्थि है। मैलियस फीमर इसके पुला और हायर्ड है। तो इसका राइट आंसर यहाँ अस्थि के बारे में बात किया जा रहा है, गणित नहीं समझ लेना, ठीक है ना। अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो हड्डी के बारे में बात किया जा रहा है। त्रिकोण आकार की हड्डी कौन सी होती है, त्रिकोण आकार की हड्डी कौन सी होती है? मैलियस, फीमर, स्केपुला और हायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्केपुला हो जाएगा, ठीक है ना। स्केपुला इज राइट आंसर। त्रिकोण आकार की अस्थि स्केपुला है, ठीक है ना। स्केपुला इज राइट आंसर। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये जो फीमर है ना, ये फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन है। तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम इज राइट आंसर। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कैल्शियम है। आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फेलिस डोमेस्टिक किसका वैज्ञानिक नाम है? फेलिस डोमेस्टिक किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता, बिल्ली, गाय और मक्खी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्ली, ठीक है ना। फेलिस डोमेस्टिक किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिक, ठीक है ना। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिक और बिल्ली का गांव वाला नाम है मौसी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो सभी लोगों को पता होगा। बिलार मौसी भाई ऐसे बोलते हो ना, बिलार मौसी आजा, तो वो बिल्ली का गाँव वाला नाम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौकों का अध्ययन कहलाता है। हो कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्या दे दिया यार, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार आ रहा है, सभी लोग को कई बार बता चुका हूँ। साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर माइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से आपका रीजनिंग का प्रश्न चालू हो जाएगा। आप सभी लोगों के फीडबैक से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सभी लोग एक फीडबैक देते हैं कि मुझे रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मैं रीजनिंग बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। मतलब मैं तो सिर्फ जीके जीएस बताता था, लेकिन रीजनिंग बताने लगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये तो खुशी की बात है ना। जिस दिन डिजिटल बोर्ड मेरे पास हो जाएगा ना, तो उस दिन मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से रीजनिंग भी बता दूंगा। ये मुझे अपने आप पर भरोसा है। अभी तो मैं अच्छे तरीके से रीजनिंग पूरा पढ़ लूँगा ना, तो वो बहुत बेहतर तरीके से बताऊँगा। जिस तरह से मतलब देखो, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ ना, मैं जितना भी जानता हूँ, तो अगले बंदे को जैसे काफ़ी अच्छे से समझा लेता हूँ। अपने स्कूल में भी मैं समझाया करता था, जितने लोग मुझसे पूछते थे, और कहीं जाता भी हूँ, कोई बात मुझे अच्छे तरीके से पता रहता है तो बिल्कुल आसानी से मैं समझा देता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सामने से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर समझाऊँगा ना, तो बहुत बढ़िया समझा दूँगा। तो देखते हैं कब तक डिजिटल बोर्ड आता है। किस्मत में लिखा रहेगा तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदर में गुणसूत्र की संख्या होती है। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बंदरमामा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, 42, 26 और 48 है। तो इसका राइट आंसर आपका 42 हो जाएगा, ठीक है ना। बंदरमामा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 42 होती है। 42 इज राइट आंसर। आपके सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्नों पर मोहर लग चुका है। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आप लोगों को अपना कॉपी और पेन पूरा का पूरा लेकर बैठ जाना है। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि यदि 15 अगस्त को लाल किला, तो 26 जनवरी के लिए क्या होगा? 15 अगस्त को लाल किला, तो 26 जनवरी के लिए क्या होगा? पुराना किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया और चार मीनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे 15 अगस्त को लाल किला पर मतलब झंडा फहराया जाता है ना, और 26 जनवरी को कहाँ पर होता है?
तो इसका राइट आंसर आपका इंडिया गेट हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिया गेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था? तो सबसे पहले आप लोग को प्रश्न को समझना है, ठीक है ना। जब आप लोग प्रश्न को समझ जाओगे तो इसका आंसर भी दे दोगे। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, ये जो दिशा वाला प्रश्न है ना, एक बार जब ध्यान दे लोगे ना तो मेरे भाई मतलब अग्निवीर में जिस तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं, दिशा से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो एकदम आसान होते हैं। एक बार जब ध्यान दे लोगे ना तो कभी भी दिशा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। मैं आप लोग को दिशा के बारे में कई बार बता चुका हूँ कि सबसे ऊपर वाला उत्तर होता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला कौन सा दिशा होता है? ऊपर वाला आपका उत्तर दिशा होता है और इसके नीचे वाला आपका दक्षिण दिशा होता है, ठीक है ना। उसके बाद से इधर वाला आपका पूरब होता है, जैसे इधर का आपका पूरब होता है और इधर का आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर क्या हो गया? उत्तर हो गया। उसके बाद से आपका पूरब हो गया, जैसे घड़ी जिस तरह से चलती है ना क्लॉक वाइज आप लोगों को देखना है। उत्तर हो गया, उसके बाद से पूरब हो गया, उसके बाद से दक्षिण हो गया, उसके बाद से पश्चिम हो गया। मैं आप लोग को एक बार और बताया था कि आप लोग को इसको क्रम से लिख लेना है, ठीक है ना। वैसे जब आप लोग इसको जैसे जब डायग्राम बनाओगे ना वहां से भी आप आसानी से कर लोगे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होता है। और जिस तरह से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना, इससे जब आप लोग एक बार समझ जाओगे ना तो कभी भी कैसा भी प्रश्न आएगा कभी भी आप गलती नहीं करोगे। हम लोग को क्लॉक वाइज देख लेना है। सबसे पहले उत्तर आ रहा है, फिर पूरब आ रहा है, फिर दक्षिण आ रहा है, फिर पश्चिम आ रहा है। अब इधर से नहीं देखने लग जाना कि भाई इधर उत्तर आ रहा है, फिर पश्चिम आ रहा है, फिर दक्षिण आ रहा है, फिर पूरब आ रहा है। इस तरह से आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, मतलब घड़ी का उल्टा दिशा हो जाएगा। और घड़ी इधर से ही ना चलती है, घड़ी इधर से चलती है। 1 रहता है, 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 रहता है। तो घड़ी के सही दिशा में देखना है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसको किस तरह से हल करना है आप लोग यहाँ पर लिख लो। उत्तर पर से मैं क्या बोला हूँ? पूरब आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पर से क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से आप लोग को आसानी से इसको मतलब लगा लोगे। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अशोक 8 किलोमीटर कहाँ पर गया? दक्षिण की तरफ गया। तो यहाँ पर दक्षिण है तो दक्षिण के सामने आप 8 लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद से बोला है कि और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब कहाँ पर मुड़ जा रहा है? पश्चिम मुड़ जा रहा है, तो यही ना पश्चिम है। मैं हाफ काट में लिखा हूँ, अगर आप लोग को हाफ कट में नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूरा फुल आप लोग लिख देना, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 8 किलोमीटर दक्षिण गया, 8 किलोमीटर में दक्षिण लिख दिया हूँ। उसके बाद से पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब पश्चिम की ओर मुड़कर यहाँ 0 नहीं, यहाँ 3 किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना। 3 किलोमीटर चला। उसके बाद से बोल रहा है कि वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा। अब बोल रहा है कि ये फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, तो उत्तर यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चला। उत्तर की तरफ कितना चला? 5 किलोमीटर चला, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि फिर वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा। अब ये पूरब बच गया था ना, तो बोल रहा है कि पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूरब दिशा की ओर कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था। तो अब आप लोग को यहाँ से पता है क्या करना है। देखो जो उत्तर है ना, उत्तर से दक्षिण को आप लोग काट सकते हो और घटा बढ़ा सकते हो, और पूरब से जैसे पश्चिम को आप लोग काट सकते हो और घटा बढ़ा सकते हो, क्योंकि उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है और पूरब का उल्टा पश्चिम होता है। तो इसको आप लोग अगर जैसे अंक समान रहेगा तो काट दोगे, अगर अंक जैसे ज्यादा और कम रहेगा ना तो मतलब ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, जैसे ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो पूरब पश्चिम आपस में कट जाएगा। पूरब में भी 3 है और पश्चिम में भी 3 है, तो पूरब से पश्चिम को काट देते हैं। अब इसका खेला समाप्त हो गया, ठीक है ना। पूरब पश्चिम तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर
उत्तर बचा है और यहाँ पर दक्षिण बचा है। तो दक्षिण कितना है 8 किलोमीटर है और उत्तर कितना है 5 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर घटा देते हैं तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। और 3 क्या बच रहा है, दक्षिण वाला 3 किलोमीटर बच रहा है, उत्तर वाला तो कम है तो उत्तर वाला तो आएगा ही नहीं, दक्षिण वाला 3 किलोमीटर बच रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था, तो किस दिशा में था, यहाँ दक्षिण में 3 किलोमीटर बच रहा है ना, तो अशोक शुरू के स्थान से दक्षिण दिशा में था, ठीक है ना। और वो मतलब दक्षिण दिशा में अगर पूछ देता ना कि किस दिशा में कितना किलोमीटर था तो दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर था, ठीक है ना। अगर जैसे किलोमीटर पूछता तो ये भी आप लोग को पता चल जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोग को शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट में आप लोग समझने का कोशिश करना। आप लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिखने वाला आप लोग को याद कर लेना है कि आप लोग को उत्तर, पूरब, उसके बाद से दक्षिण, उसके बाद से पश्चिम, इस तरह से आप लोग को क्रम वाइज लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, तो दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर लिख देना है। उसके बाद से बोला कि पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है कि अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था। अगर दूरी पूछ देता तभी भी कोई दिक्कत नहीं रहता। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि उत्तर से दक्षिण कट जाएगा और पूरब से पश्चिम कट जाएगा अगर समान अंक रहेगा तो, ठीक है ना। तो देखो पूरब से पश्चिम कट जाएगा, पूरब से पश्चिम वाला समान अंक है तो पूरब पश्चिम तो आंसर में आएगा नहीं। अब उत्तर दक्षिण बचा है तो मैं आप लोगों को ये भी बोला हूँ कि अगर नहीं कटने वाला रहेगा तो मतलब जैसे जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे। तो दक्षिण वाला बड़ा है, दक्षिण वाला 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर घटा देंगे तो 3 किलोमीटर बचेगा। और कौन वाला 3 किलोमीटर बचेगा, दक्षिण वाला 3 किलोमीटर बचेगा। तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण आपका चौथा ऑप्शन में यहाँ पर दिया है तो दक्षिण इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि CEIM DGLQ FGI और O जैसे आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को दिमाग लगाने का जरूरत है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को रोक के एक बार आप लोग दिमाग लगा लो, इसको हल कर लो, उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, उम्मीद है आप लोग लगा लिए होंगे। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर C दिया है ना, तो C को आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद से E दिया है, E को भी आप लोग को लिख देना है। उसके बाद से I दिया है, I को भी लिख देना है। M दिया है, M को भी लिख देना है। उसके बाद से जैसे यहाँ पर लिखा है ना, सेम इसको उठाकर यहाँ इसके नीचे लिख देना है। आपको D लिख देना है, फिर G लिख देना है, फिर L लिख देना है, फिर Q लिख देना है, ठीक है ना। ये दोनों आपका हो गया। उसके बाद से इसको तो अभी आप लोगों को नहीं लिखना है, इसमें देखना है कि दोनों में क्या किया गया है। यहाँ पर C है, ऊपर ना C है तो C में 1 जोड़ दिया है। जैसे C 3 नंबर पर आता है, C कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। और D कितना नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। तो इन दोनों में क्या किया है, इन दोनों में 1 जोड़ दिया है, ठीक है ना। C में 1 जोड़ दिया है तो D आ गया है। उसके बाद से यहाँ E दिया है तो E कितना नंबर पर आता है, E आपका 5 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और G कितना नंबर पर आता है, G आपका 7 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 5 में 2 जोड़ दिया है। यहाँ पर 5 में कितना जोड़ा है, 5 में आपका 2 जोड़ दिया है, ठीक है ना। जब 5 में आपका 2 जोड़ा है तो यहाँ पर 7 हो गया है। यहाँ पर 1 जोड़ा है और यहाँ पर 2 जोड़ा है। अभी लिखना नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग समझने का कोशिश करना। अब यहाँ I दिया है तो I कितना नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और यहाँ L दिया है तो L 12 नंबर पर आता है, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर क्या किया है, 9 में 3 जोड़ दिया है तो 12 हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1 जोड़ा था, यहाँ 2 जोड़ा था और यहाँ कितना जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है। सेम उसी तरह से यहाँ पर आपका M कितना नंबर पर आता है, M आपका 13 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो N आपका 13 नंबर पर आता है। और Q कितना पर आता है, Q आपका 17 नंबर पर आता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। P 16 पर आता है और Q 17 पर आता है। तो यहाँ पर 13 में 4 जोड़ दिया है तो 17 हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला है, सबसे पहले 1 जोड़ा है, फिर 2
2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है। तो सेम उसी तरह से दूसरे वाले में भी कर लेते हैं। क्या करना है, दिक्कत वाली कौन सी बात है? क्या है तो सबसे पहले एफ लिख लेते हैं, उसके बाद से जी दिया है जी लिख लेते हैं, उसके बाद से आई दिया है आई लिख लेते हैं, उसके बाद से ओ दिया है ओ लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले एफ कितना नंबर पर आता है, तो एफ 6 नंबर पर आता है। जी कितना नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है। आई कितना नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। ओ 15 नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें आपको 1 जोड़ना है, इसमें आपको 2 जोड़ना है, और इसमें आपको 3 जोड़ना है, और इसमें आपको 4 जोड़ना है। तो 6 में जब 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 पर क्या आता है, 7 पर आपका जी आता है। ठीक है ना। और 7 में जब 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। 9 पर क्या आता है, 9 पर आपका आई आता है। 9 में जब 3 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 पर क्या आता है, 12 पर आपका 12 पर यल आता है। ठीक है ना। उसके बाद से 15 में जब 4 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर आपका क्या आता है, यस आता है। ठीक है ना। तो GILS इसका राइट आंसर हो गया। GILS इज राइट आंसर। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट दिया है विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो विषम संख्या युग्म को, ये तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें तो सोचने समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 34 दिया है, यहाँ 43 लिखा है, 57 को 75 लिखा है, 12 को 21 लिखा है, 15 को 41 लिखा है। तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ 3 4 है तो यहाँ 4 3 कर दिया है, उल्टा कर दिया है। 5 7 है तो 7 5 कर दिया है। 1 2 है तो 2 1 कर दिया है। तो ये आपका गलती हो गया। ठीक है ना। ये आपका विषम हो गया, तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 और तत्काल बाद में 6 आता है। तो ये भी आप लोग आसानी से कर लोगे, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है ना। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 और तत्काल बाद में 6 आता है। तो ऐसे कितने 3 हैं, यहाँ पर जितना भी अंक दिया ना इसी में बोल रहा है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले मतलब 8 आता है और तत्काल बाद में 6 आता है। तो देख लेते हैं। ठीक है ना। 3 तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन देखना है कि 3 के आगे और 8 और 3 के पीछे 6 भी आना चाहिए। तो ये रहा आपका 1 3 यहाँ पर, और ये रहा आपका 1 3 यहाँ पर। ठीक है ना। इस यहाँ पर आपका 1 3 रहा, और यहाँ पर आपका 1 3 रहा, और आपका 1 3 यहाँ पर रहा। ठीक है ना। इसके बाद तो कोई भी ऐसा 3 नहीं दिख रहा है, आप लोग खुद देख लो, कोई भी ऐसा 3 नहीं दिख रहा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 है। तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 और तत्काल बाद में 6 आता है, तो 4। ठीक है ना। अभी आप लोग के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और अब हमको भी सोना है। आज तो इतना भयंकर वाला नींद लग रहा है कि हमारा आवाज़ ही इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है ना। तो अभी तो वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो एडिट करके करते करते सो जाएंगे, फिर सुबह में 3 4 बजे जगेंगे तो फिर वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि आज का टाइम ज़्यादा हो गया, 12 बज गया है। ठीक है ना। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहो, दिन रात त्याग दो, बस फौजी बनना है तो बनना है। ठीक है ना। दुनिया जाए भाड़ में, हम जाए फौज में। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।